सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे बड़े बड़े लक्ष्य घोषित किए हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य के करीब जाते हुए भारत नहीं दिख रहा है। ताइवान चैलेंज क्या, ताइवान का जो मुद्दा इशू क्या है? वित्त मंत्री ने कई बार 3 या 4 बार ये कहा कि पूंजीगत व्यय से क्राउडिंग इन इफेक्ट पैदा होगा। क्या होता है ये क्राउडिंग इन इफेक्ट? क्या कारण है कि आज संगीत वैसा नहीं बन रहा है जिसे हम लंबे समय तक सुनना पसंद करें? जुडिशियल एक्टिविज्म आपने सुना होगा। जुडिशियल इनएक्टिविज्म क्या है? May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning, sir. Good afternoon, Mayank. Have your seat. Thank you, sir. Okay. Comfortable? Yes, sir. Okay. Introduce yourself to the board members. सर मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद, जो कि सर इत्र एवं इतिहास की नगरी है सर, उससे बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सर की है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स में सर। एंड सर मेरी जो रुचियाँ हैं वो क्रिकेट खेलना व देखना एवं सर बॉलीवुड म्यूज़िक सुनना है। तो मैंने आपका फॉर्म देखा, आपने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे अंक लिए। कितने अंक मिले आपको? सर 9.303 CGPA मिला है मेरे को। 10 में से 9.3 मिले हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये तो। क्या आप कॉलेज टॉपर थे? यस सर। यूनिवर्सिटी में क्या पोजीशन है? सर यूनिवर्सिटी की रैंक नहीं पता लग पाई, बट सर कॉलेज में मैं टॉपर था अपने डिपार्टमेंट में। तो आप फिजिक्स में कॉलेज टॉपर हैं, हिंदू कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में, फिर भी आपने फिजिक्स विषय नहीं चुना, क्यों? अब आप सोचिए कि बाकी हिंदुस्तान के बच्चे कैसे फिजिक्स लेंगे। सर मेरा ये मानना था कि सर इस एग्ज़ाम में वही विषय सर ऑप्शनल लेना चाहिए जिसमें सर आपको रुचि हो और जिसमें सर आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो सर मुझे ऐसा लगा कि तो बिना रुचि के आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं? नहीं सर मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे सर फिजिक्स में, लेकिन सर मैंने 3 साल की प्रिपरेशन में ये पाया कि मेरा जो रुझान है सर वो पॉलिटिकल साइंस में सर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर अदर सब्जेक्ट्स में। और सर एक और रीज़न था सर मेरा पॉलिटिकल साइंस विषय लेने का, सर वो ये था कि GS2 का जो सिलेबस था सर और PSI का जो सिलेबस है सर वो काफ़ी रिजेंबल करता है आपस में। तो मुझे लगा कि सर ये भी एक कारण रहेगा मेरा विषय लेने में। अच्छा, ठीक है। अभी जो बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री ने पेश किया है भारत का बजट, उसमें क्या खासियत है? क्यों बजट की बड़ी चर्चा हो रही है? सर बजट में देखा जाए तो सर ये इंक्लूसिव बजट है। इवन सर जिस कारण से बजट की चर्चा हो रही है उसमें सर इस बार टैक्स रेजीम में जो चेंज किया गया है सर, इसलिए सर बोला जा रहा है ये बजट सर ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू सर प्रीवियस ईयर्स। लेकिन सर इस बजट में सर 7 प्रायोरिटीज़ का सर डिस्कशन किया गया है, जिसमें कि सर ट्रेड भी है, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ, ग्रीन इंडिया सर। तो सर यही सारे जो स्पेशलिटीज़ हैं सर जो इस बजट को सर खास बना रहे हैं। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे बड़े बड़े लक्ष्य घोषित किए हैं। एक ये कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देनी है, दूसरा कि भारत के GDP को 5 ट्रिलियन पहुंचा देना है, अन्य भी कई महत्वाकांक्षी, लेकिन किसी भी लक्ष्य के करीब जाते हुए भारत नहीं दिख रहा है। क्या उपलब्धियां हैं आपको? क्या लगता है किसानों की आमदनी 2022 में जो डबल करनी थी उसका कोई आकलन आया है? सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आया है? सर सरकार के मुताबिक सर जो MSP जो सरकार दे रही है सर उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एवं सर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए तमाम सर प्रयास कर रही है, जैसे कि सर मिलेट्स को बढ़ावा देना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना सर। एवं सर जैसे कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में सर जो ब्लैक राइस है सर उसको भी सरकार ने बढ़ावा दिया है, जिससे सर किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। एवं सर जहाँ तक बात सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर है, सर सरकार कदम उठा रही है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। लेकिन सर जैसे कि कोविड महामारी हुई एवं सर यूक्रेन क्राइसिस हुआ, तो कोविड से कृषि पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ा। कोविड काल में कृषि का उन्नति तो अच्छी रही। सर कोविड काल में अच्छी रही, लेकिन सर जैसे कि बीच बीच में सर कुछ समस्याएं आती रहीं कृषि को लेकर, तो सर वो चीज़ें सर हिंडरेंस बनती रहीं सर। लेकिन सर भारत एक प्रगति की दिशा में है सर। बजट में पूंजीगत व्यय की भी बड़ी चर्चा हो रही थी। पूंजीगत व्यय की सर कैपिटल एक्सपेंडिचर की सर कितना प्रस्तावित है अगले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर? सॉरी सर मुझे आंकड़ा याद नहीं है सर अभी, लेकिन सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है एवं सर ये भारत के लिए बड़ा ही सर अच्छा विषय। वित्त मंत्री ने कई बार 3 या 4 बार ये कहा कि पूंजीगत व्यय से क्राउडिंग इन इफेक्ट पैदा होगा। क्या होता है ये क्राउडिंग इन इफेक्ट? सर क्राउडिंग इन इफेक्ट का जहाँ तक सर मेरे को जो समझ है वो ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं एवं सर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है सर वो बढ़ता है। सॉरी सर मुझे जानना कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है।
आपका PSIR सब्जेक्ट रहा है जी। ये उपयोगितावाद क्या है? सर एग्जिस्टेंशियलिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म। सर यूटिलिटेरियनिज्म एक सर फिलॉसफी है जिसमें कि सर मनुष्य सर जैसे कि सर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए इस टर्म यूज़ किया जाता है, जिसमें कि सर जितना फ़ायदा मनुष्य के होता है सर, जिस तरफ फ़ायदा होता है इसको सर वो उसी तरफ इंक्लाइन होता है। मतलब उसी तरफ इंक्लाइन होता है जिस तरफ उसको लाभ होता है सर। अच्छा, तो कैसे, मतलब इसके क्या चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? इस पूरे थ्योरी के क्या चैलेंजेस हैं? सर इसमें सर एक तो सर जो सोशलिस्टिक कंपोनेंट है सर वो सर मिसिंग है, क्योंकि सर अगर प्रत्येक मनुष्य अगर लाभ ही देखेगा अपना सर, तो सर दूसरों के हितों के बारे में सर वो नहीं सोच पाएगा। तो ये इस बात को कहता है कि आप अपना मतलब पर्सनल बेनिफिट्स को ही खाली ध्यान में रखें कि सोशल बेनिफिट्स के बारे में बात करता है? सर यूटिलिटेरियनिज्म में सर जितना मेरा से विचार है वो पर्सनल बेनिफिट को सर ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू सर सोशल बेनिफिट। अच्छा, चलिए। अच्छा, इसको कंपोनेंट्स आपको पता है? नहीं। अच्छा, नहीं पता है, कोई बात नहीं। ये बताइए अच्छा कि आप, हाँ, चूँकि आपने कहा कि मैंने PSIR को इसलिए लिया, मेरे मदद मिल रही है मुझे GS के पेपर में भी, तो निश्चित रूप से आपने इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पढ़ा होगा। ताइवान चैलेंज क्या है? ताइवान का जो मुद्दा, इशू क्या है वो? सर ताइवान का मुद्दा जो है सर वो चाइना को लेकर है सर चाइना क्लेम करता है कि सर ताइवान उसी का ही एक अंग है सर। चाइना सर एक कम्युनिस्ट कंट्री है और ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री से अपने आप को मानता है। तो सर ये इशू है कि सर चाइना 2030 तक क्लेम करता है कि सर चाइना को ताइवान को एनेक्स कर देगा। तो ताइवान डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, उसको बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है? क्यों ऐसा है? ताइवान के ऊपर क्लेम क्यों करता है चाइना? सॉरी ये भी जानकारी नहीं। अच्छा, उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है कि ताइवान? सर पढ़ा है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? चलिए, साउथ चाइना सी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? क्या वहाँ पर चैलेंज है? सर साउथ चाइना सी में सर जो 9 डैश लाइन है सर, उसके माध्यम से चाइना कई सारे आइलैंड्स पर अपनी सर रिप्रेजेंटेशन सर दावेदारी प्रस्तुत करता है सर, जैसे कि सर पारसल आइलैंड्स हो गए, प्लाटास आइलैंड, स्कारबोरो शोल्स। तो सर साउथ चाइना सी में सर काफ़ी सारे आइलैंड्स डिस्प्यूट्स में सर वहाँ पर चल रहे। तो वो डिस्प्यूट मतलब चाइना क्लेम कर रहा है, तो डिस्प्यूट है किससे? सर चाइना अपने सर इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। मान डिस्प्यूट में एक पार्ट ये है कि चाइना क्लेम कर रहा है, तो उस क्लेम को अपोज कौन कर रहा है? सर बाकी देश सर, जैसे कि जो पारसल आइलैंड्स है एंड सर ताइवान है, ताइवान सर, फिलीपींस, अन्य देश सर वो भी उन आइलैंड्स पर अपनी सर दावेदारी क्लेम करते हैं। वहाँ अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? सर अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि सर वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर उसका फोकस है। एंड सर जो साउथ चाइना सी है सर वो भी इंडो पैसिफिक रीजन का ही एक पार्ट है। एंड सर USA के जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मुताबिक सर अगर साउथ चाइना सी पर कोई कंट्री क्लेम करता है सर, तो ये सर USA की हेजेमनी में कहीं ना कहीं सर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए सर USA प्रपोज कर रहा है कि साउथ चाइना सी में जो भी रिसोर्सेज हैं सर उनका इक्विटेबल मतलब सर यूज़ हो एंड कॉमन प्रॉस्पेरिटी के लिए उसका यूज़ किया जाए। चलिए, बाकी और देशों का इंटरेस्ट क्या दिखाई दे रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि यूरोप के जो देश हैं वो वहाँ उस साउथ चाइना सी रीजन में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं? सर उसका 2 कारण जो मेरे को लगता है सर वो है, सर पहला तो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सर, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है सर वो ट्रेड के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है सर। क्योंकि सर अगर आप नीचे देखें तो मलक्का स्ट्रेट जो है एंड सुंडा स्ट्रेट सर, ये एक बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में सर आते हैं। और सर दूसरा वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सर, मिनरल्स हैं सर, एक्वाकल्चर सर, इसके लिए भी सर काफ़ी देश जो हैं वो वहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चलिए, आपकी हॉबी के बारे में देखा कि आप बॉलीवुड म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, ठीक है? ये बताइए कि आप देख रहे हैं रिमिक्स काफ़ी गानों का हो रहा है, क्या लगता है कि अब जो ओरिजिनल म्यूज़िक है वो धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है? पॉपुलर म्यूज़िक बनाने की क्षमता नए संगीतकारों में नहीं है, मजबूरन उनको रिमिक्स बनाना पड़ता है? सर ऐसा नहीं है सर, मेरे विचार से आज भी सर नए गाने बन रहे हैं, लेकिन सर रिमिक्स की लोकप्रियता बढ़ रही है। और मेरे विचार से सर जो जनता सुनना पसंद करती है सर संगीतकार उस दिशा में जाते हैं। सर आजकल का जो युवा वर्ग है सर वो रिमिक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है मेरे विचार से सर। तो नए संगीत की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा? रिमिक्स में ऐसा क्या खास हो जाता है? सर रिमिक्स में सर जैसे कि पॉप कल्चर सर आजकल ज़्यादा पॉपुलर है एंड सर उसमें कई गानों का सर मिलके एक जो धुन है सर वो युवाओं को अट्रैक्ट कर रही है मेरे विचार से। अच्छा, कम से कम आप बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते हैं तो इस बात से तो इत्तेफाक रखते ही होंगे कि आज भी
पुराने गानों को लेकर यहाँ तक कि 90 के दशक तक के जो संगीत है उसको सुनना आमतौर पर लोग पसंद करते हैं, और 90 के दशक के बाद के संगीत कई बार तो ऐसा होता है साल बीतते बीतते वो लोग भूल भी जाते हैं कि कौन से गाने आए थे। क्या कारण है कि आज संगीत वैसा नहीं बन रहा है जिसे हम लंबे समय तक सुनना पसंद करें? सर उसका रीज़न ये है कि आजकल सर जो नए गाने आ रहे हैं सर, वो सर देखा जाए तो सर पुराने गानों के ही सर नए वर्जन्स निकल के आते हैं उसमें। जो नया संगीत है वो लंबे समय तक नहीं सुना जा रहा है, ऐसा क्या कारण हो गया? 90 के गाने तो आज भी सुनते हैं, 70 के गाने तो हम आज भी सुनते हैं, लेकिन 2022 का गाना हो सकता है 2023 में कोई ध्यान भी ना हो कि कौन से गाने आए थे। सर मुझे लग रहा है कि आजकल सर जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं सर, वो उनकी फ्रिक्वेंसी सर काफ़ी बढ़ गई है, और सर गाने सर एक साल में सर काफ़ी सारे गाने आते हैं। तो मुझे गानों लगता है के कि स्तर में गिरावट आई है। सर गिरावट नहीं आई, लेकिन मुझे लग रहा है कि वैरायटी सर बढ़ गई है गानों की। लाइक सर हर एक जॉनर्स के गाने सर आने लगे हैं बॉलीवुड में। ठीक है। मैं 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका निर्माण इस उद्देश्य से किया गया ताकि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हमारे पास सोर्सेज हैं या इंडिजिनस जो सोर्सेज हैं उसको प्रमोट किया जा सके और उसकी लोकप्रियता को बढ़ाया जा सके। तथ्य हमारे सामने ये है कि ऐसा संभव नहीं हो पाया अभी भी। कौन कौन सी अल्टरनेटिव मेडिसिन जो सोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं अपार्ट फ्रॉम एलोपैथिक? सर आयुर्वेदिक है, सर यूनानी है, सर सिद्धा है, एंड सर होम्योपैथी है। और कुछ है? जब आप आयुष की बात करते हैं ये सिर्फ 4 है? सॉरी सर मैं रिकॉलिंग कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है। यौगिक पद्धति भी है इसमें? यस सर। ठीक है। नमस्ते पोर्टल के बारे में आपने सुना? सर सुना है, बट सर अभी मैं रिकॉलिंग कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि अभी हाल ही में एरो इंडिया 2023 आयोजित किया गया, क्या है इसके, क्या मेन हाइलाइट्स क्या है इसके? सर एरो इंडिया 2023 सर बेंगलोर में यलहंका एयरबेस में ऑर्गेनाइज किया गया सर। इसमें सर जो वायुसेना है सर वो अपना सर शौर्य का प्रदर्शन करती है, एवं सर जो भी हाल ही में सर नए जो सर रिक्रूटेड एयरफोर्स के सर जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं सर, जो भी सर उसको वो दिखाती है। ठीक है। मयंक मुझे बताएं, आप तो PSIR के स्टूडेंट हैं, जुडिशल एक्टिविज्म आपने सुना होगा। जुडिशल इनएक्टिविज्म क्या है? सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ अपनी जानकारी से सर, जुडिशल इनएक्टिविज्म सर अगर आप उदाहरण देंगे तो मैं समझ पाऊंगा। सर जुडिशल एक्टिविज्म से जो मैं समझ पा रहा हूँ सर, वो ये सुप्रीम कोर्ट की सर सक्रियता, सर एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस पे सर उसका हस्तक्षेप करना सर किसी भी सही दिशा में। इनएक्टिविज्म, निष्क्रियता सर जुडिशल न्यायिक निष्क्रियता, ये क्या है? सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। कोई उदाहरण आपके सामने आता है बिहार के फिलहाल में कुछ केसेस में जहाँ पे कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने उसके कुछ फैसलों से आपको लगा हो कि यहाँ पे न्यायिक सक्रियता की बजाय न्यायिक निष्क्रियता दिख रही है? सर अभी जो रिसेंटली डिमोनेटाइजेशन पे सर जो फैसला आया है सर, मैं वही रिकॉल कर पा रहा हूँ। सॉरी सर। मुझे बताएं कि ये फैंटम डेमोक्रेसी क्या होती है? सर सॉरी सर मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये भी बताएं कि ये ग्रेट पावर फटीग सिंड्रोम क्या है? सर मुझे नहीं याद। कोई बात नहीं। PSIR के किस सेक्शन में कंफर्टेबल हैं? सर इंटरनेशनल रिलेशंस में सर मैंने पढ़ा हुआ है, बट सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स को सर। ऐसे सर मैंने पढ़ा पूरा है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट? यस सर। किस थिंकर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना? सर प्लेटो को, मैकियावेली को सर। प्लेटो को, मैकियावेली को। कोई तुलना है प्लेटो और मैकियावेली में? सर प्लेटो वॉज आइडियलिस्ट, इन सर मैकियावेली जो थे वो रियलिस्ट थे सर। सर प्लेटो ये बात करते थे सर क्या होना चाहिए, और मैकियावेली ये बात करते थे सर क्या है। एंड सर प्लेटो ने जो कॉन्सेप्ट दिया था सर वो फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया था। और सर दोनों में समानता एक तो ये है कि सर दोनों मोनार्क को सर चाहते थे सर लीड करना, लेकिन सर जो मैकियावेली थे उनकी थ्योरी जो है वो स्टेट क्राफ्ट पर बेस्ड थी सर, कि सर स्टेट जो है वो चलना कैसा चाहिए। कार्ल पॉपर प्लेटो को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों करता है? सर इसलिए करते हैं प्लेटो को क्रिटिसाइज कि मैम प्लेटो के लिए ये बोला जाता है कि वो मैम सर डेमोक्रेसी की सर अगेंस्ट थे सर। वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे सर, क्योंकि वो सर फिलोसोफर किंग को सर प्रमोट करते थे, और सर मोनार्की को सर वो प्रमोट करते थे सर प्लेटो मेरे। ठीक है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर कौटिल्य। कितने स्कॉलर्स हैं, कितने विद्वान हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन के कोर्स में आपके? सर कौटिल्य, बुद्धा, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी एंड सर MN रॉय। ठीक है सर। मयंक,
कन्नौज के आप रहने वाले हैं। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पुराने ज़माने में लंबा संघर्ष चला। क्यों कन्नौज पे सब नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? सर देयर वर 2 रीजंस। सर पहला तो स्ट्रेटेजिक रीज़न था। सर कन्नौज जो है वो एक गैंजेटिक वैली में आता है सर, और सर कन्नौज पे विजय का मतलब था सर पूरी गैंजेटिक वैली पर विजय पाना। एवं सर कन्नौज एवं बहुत ही समृद्धशाली प्रांत था। जैसे कि सर हुआंग हो जब आया था सर कन्नौज में, उसने भी वर्णन किया है कि कन्नौज अत्यंत समृद्धशाली प्रांत था। तो सर इस कारण भी कन्नौज ने अपने अट्रैक्शन किया सर बाकी लोगों को। लेकिन प्राचीन काल तक, जैसे मौर्य काल और गुप्त काल तक कन्नौज महत्वपूर्ण नहीं था। आखिर गुप्त काल के उत्तरार्ध में इसका महत्व क्यों बढ़ गया? सर गुप्त काल के बाद में सर जब पुष्यभूति डायनेस्टी सर कन्नौज में आई, जिसमें कि सर राजा हर्षवर्धन जब कन्नौज के राजा बने सर, उन्होंने सर कन्नौज के विकास में अपनी सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सर। तो आप कह रहे हैं कि रणनीतिक है, तो रणनीतिक तो वो लोकेशन तो पहले से रणनीतिक रहा होगा। मौर्यकाल या गुप्त काल के राजाओं ने उसके महत्व को क्या समझा नहीं, या कुछ खास परिवर्तन हुआ जिससे वैसा हो गया? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। सिल्क रूट क्या है, और प्राचीन और आधुनिक सिल्क रूट दो तरह का जिक्र होता है। सर सिल्क रूट एक तरीके से सर ट्रेड रूट था, जहाँ पर सर पहले का व्यापार होता था, जो कि सर जम्मू कश्मीर के नॉर्थ से सर जो पास होता था। ये सर एंशियंट सिल्क रूट है सर। मॉडर्न सिल्क रूट का मुझे आइडिया नहीं है। मॉडर्न सिल्क रूट का कोई उल्लेख नहीं सुना आपने? अच्छा, कान्यकुब्ज का क्या मतलब है? पहले इसका नाम कन्नौज का कान्यकुब्ज हुआ करता था, क्यों उसका कान्यकुब्ज नाम था? सर नहीं मालूम। यूपी को कहा जा रहा है, कई लोग कई वर्षों से कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रांत है, 25 करोड़ की आबादी है, दुनिया के कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी, भौगोलिक क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। क्यों हम जिद पर अड़े हैं? क्यों इतने बड़े प्रांत को बना कर रखे हुए? क्यों नहीं उसमें 3-4 प्रांत बना देते हैं? सर जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, तो सर पॉपुलेशन जो है सर वो एक तरीके से वरदान भी हो सकती है और सर अभिशाप भी हो सकती है। अगर सर हम उसी पॉपुलेशन को एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सर तैयार कर दें, तो वही पॉपुलेशन सर देश के निर्माण में भी काम आ सकती है, और सर उस दिशा में काम चल भी रहा है सर। तो सर जो पॉपुलेशन की बात की जा रही है, तो सर ये कोई कारण मुझे प्रतीत नहीं होता है कि सर प्रदेश के पॉपुलेशन के नहीं, यूपी के बहुत सारे इलाके पिछड़ेपन के शिकार हैं और प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता सब जगह। तराई इलाका पिछड़ेपन का शिकार है, पूर्वी भारत उत्तर प्रदेश पिछड़ेपन का शिकार है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश भी पिछड़ेपन का शिकार है। सर मुझे लगता है कि इसका कारण प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सर इन्वेस्टमेंट करना हो पाना है सर। जैसे कि सर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ये भी सर बड़े राज्य हैं, लेकिन सर इनमें ग्रोथ हो रही है सर, और लॉज एंड पॉलिसीज़ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो पा रहा है सर। तो सर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बाकी जो रीजन हैं जो पिछड़े हैं सर, उनमें लॉज एंड पॉलिसीज़ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सर होना चाहिए सर, जिससे कि सर वहाँ की भी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है। तो फिर उत्तराखंड को अलग राज्य क्यों बनाया गया? फिर उसको उत्तर प्रदेश में रखना चाहिए था। सर उत्तराखंड के पीछे सर जो कारण थे सर, वो भौगोलिक कारण भी थे सर। सर मुझे चलिए कोई बात, ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। मैं आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। 21 फरवरी को आपका इंटरव्यू है, और आपके फॉर्म से पता लगता है ये आपका पहला अटेम्प्ट है। यूपीएससी भी आपने दिया था, क्या हुआ था वहाँ? सर प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। अच्छा, प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो ये पहली बार में आपने पीटी भी क्लियर कर लिया, मेंस भी, अब इंटरव्यू में पहुँच गए हैं। तो हमारी दुआएं तो ये है कि आप बड़ी अच्छे रैंक से निकले, लेकिन अगले 3 दिन में आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि शक शुबा ख़त्म हो जाए उसमें? सर ऑप्शनल पे और रिवाइज करना है। हाँ, तो 3 दिन में आपको समझ में आ गया होगा आज के इस मॉक एक्सरसाइज से। देखिए, सवाल यहाँ ऑप्शनल से ज़्यादा आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में सवाल ऑप्शनल से आएंगे ही। तो वो मोर्चा तैयार तो रखिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस मोर्चे की तैयारी कर रहे हो वो मोर्चा खुला ही नहीं। तो दूसरा ये है कि यूपी के जो कार्यक्रम हैं, यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसकी पूरी जानकारी आशा है आपने पढ़ी होगी, या अखिल भारतीय स्तर पर G20 वगैरह की बैठक है, SCO की बैठक है, ये सब, चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो ये सब में आप कमज़ोर मोर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी तैयार करके रखिएगा। G20 वगैरह पढ़ रखा है ना? कहाँ मीटिंग हो रही है? सर भारत में। हाँ, भारत में कहाँ? सर नई दिल्ली में।
ठीक है, कब हो रही है? सर दिसंबर में। दिसंबर ना, तो सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सितंबर में हो रही है। खैर, तो हम चाहते हैं कि आपका रह न जाए, रुके नहीं, अच्छे रंग से निकल जाए। तो पॉलिटिकल साइंस में तो जहाँ आप महसूस कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत रिवीजन कर ही लीजिएगा। यूपी के करंट अफेयर्स और ओवरऑल करंट अफेयर्स थोड़ा सा रिवाइज करने में थोड़ा वक्त दीजिए। बाकी जो पैमाने हैं मूल्यांकन के, व्यक्तित्व परीक्षण के, आपकी एंट्री ठीक थी। ग्रीटिंग वहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप कर ही रहे हैं ग्रीट तो वक्त का, समय का सही ध्यान रखिएगा। आपने यहाँ गुड मॉर्निंग कहा था, वहाँ सुबह वाले सत्र में है कि शाम वाले में है? सुबह वाले सत्र में 9 AM है, तो ठीक है। अगर 9 AM है, 10 बजे भी एंट्री करेंगे तब तो गुड मॉर्निंग ही बोलना है, लेकिन कई बार इंतजार भी करना पड़ता है, आशा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ग्रीटिंग ठीक से करिएगा। सिटिंग पोस्चर आपका ठीक है, ड्रेस सेंस आपका अच्छा है। फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा बीच बीच में आप तनाव में आ गए थे सवाल का जवाब बनाने में, कोशिश करिएगा प्रफुल्लित रहिए, खुश रहिए। हैंड प्लेसमेंट आपका ठीक था, स्टेबल था। आई कांटेक्ट भी आपका सही था। लिसनिंग पोस्चर सही था, आप मनोयोग के साथ सुनते हुए दिख रहे थे। कम्युनिकेशन में भी फ्लो अच्छा था। और कहीं कहीं जैसे मैंने कहा कि जब कभी लगा कि आप तैयार नहीं हैं, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 15-20 मिनट 25 मिनट का जो एक साक्षात्कार का एक्सरसाइज है, उसमें अगर 2-4-5 बार आपको मौका मिलता है ये दिखाने का कि आप एक अहंकारी व्यक्ति नहीं हैं, ज्ञान को लेकर अहंकार नहीं है, तो सॉरी बोलने का अगर मौका मिले तो बोला करिए। जहाँ कहीं मौका मिले, जहाँ कहीं लगता है कि आपके पास सटीक ज्ञान नहीं है या सटीक जानकारी नहीं है, तो दिखा दीजिए कि मैं एक सौम्य और विनम्र व्यक्ति हूँ। ऐसा व्यक्ति प्रशासन में होना ज़रूरी होता है, हायरार्की में मेंटेन करने के लिए। बजाय कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ आपको शायद ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जहाँ भी मौका मिले स्पष्टता की कमी हो तो बोल दिया कीजिए। उसमें उसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना है, 2-4 बार बोलना चाहिए। उससे आपकी ईमानदारी भी झलकती है कि आप बौद्धिक तौर पर ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको पता है कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आपको पता है, तो आप बोल दिया करिए। वर्बल एबिलिटी भी आपकी ठीक थी, मतलब शब्दों की कोई ख़ास कमी महसूस नहीं हुई, और मेंटल अलर्टनेस ठीक था। और कुल मिलाकर हमें लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, उत्साहवर्धक है। बस यही ध्यान रख रहा है, यही थोड़ी सी चिंता लग रही है कि किसी वजह से जो आपके चेहरे पे नर्वसनेस है वो गेम को ना बिगाड़ दे। तो आप ये मान के चलिए कि आप पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप भीड़ से विशिष्ट हैं, ये विश्वास बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि आप सभी चीज़ों के ज्ञाता नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं पता हो, भूल गए हो, कम ध्यान दिया हो, तो ईमानदारी के साथ वहाँ कहना है कि सर अगर आप लगता है भूल गए तो आप कह दीजिए कि सर अभी भूल गया हूँ, अभी ध्यान नहीं आ रहा, जाके पढ़ूंगा। अगर लगता है कि स्पष्टता की कमी है तो भी बोल दीजिए कि सर मुझे अभी स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं आ रहा, आप अनुमति दे तो मैं बताऊं। वो ईमानदारी आपको व्यक्त करनी है, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है अच्छा है। करंट अफेयर्स वगैरह पर ध्यान रखिएगा और विश्वास के साथ दीजिए। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर क्लीन शेव करके जाएंगे सर? हाँ जी, हाँ। पूरा क्लीन शेव सर? नहीं, मूछें हटाना ज़रूरी नहीं है। यूपी में मूछें हटा के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हटा के रखते हैं तब तो ठीक है। क्या रखते हैं सर? क्लीन शेव रखते हैं। रखते हैं तो अच्छी बात, क्लीन शेव में जाइए, ठीक है। ड्रेस सही रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।